Hello students, today we will going to discuss about the multiplication of fraction. 7th क्लास का टॉपिक है हमारा। फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू, सेकंड चैप्टर कंटिन्यू है, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, यूनिट फ्रैक्शंस, लाइक अनलाइक फ्रैक्शंस, ये सारे फ्रैक्शंस की डिस्कस हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स के अंदर की थी। वहाँ पे हमने ये भी देखा था कि फ्रैक्शंस एक्चुअली क्या होता है। ठीक है, फ्रैक्शन is nothing but is a part of several equal parts of whole, यानी बहुत सारी थिंग्स आपको दी गई होती है, उनमें से जो रिक्वायर्ड थिंग्स है उसके हम फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं। हर बार एक एग्जांपल मैं टेक करता हूँ। ठीक है, मान लो कि इसके अंदर टोटल कितने बॉक्सेस है, 6 बॉक्सेस है, यानी वॉल पार्ट कितने हुआ 6, तो मैं 6 को डिनोमिनेटर में लिखता हूँ। इनमें से अगर मान लो कि कोई भी दो पार्ट को मैंने शेयर कर दिया तो ये 2/6 हो गया। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन बन गया। शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन 2/6, अनशेडेड पार्ट का फ्रैक्शन कितना होगा, तो 1 2 3 एंड 4, इट गिव्स 4/6। तो जो वॉल थिंग्स होती है ना, वॉल थिंग्स यानी टोटल बॉक्स कितने थे 6 थे, उसको मैं डिनोमिनेटर में लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और मेरा रिक्वायर्ड थिंग्स जो है, अगर मैं कहूँगा कि मुझे शेडेड पार्ट का फाइंड करना है तो मैं 2/6 लिखता हूँ। अगर अनशेडेड मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे अनशेडेड पार्ट की मैं अगर मेरा फ्रैक्शन फाइंड करने का जो इंटरेस्ट है वो मैं अनशेडेड पार्ट का फाइंड कर रहा हूँ, तो फिर वो होगा 4/6, कि 4 पार्ट ऐसे हैं जिसमें शेड नहीं लगा। तो ये बेसिकली हम पिछले स्टैंडर्ड तक हम ये पढ़ते आए हैं। फिर हमने देखा था फ्रैक्शंस में जो इम्पोर्टेंट थिंग्स होती है प्रॉपर और इनप्रॉपर में। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं, जिसका जो डिनोमिनेटर है वो लार्ज होना चाहिए, लार्ज डिनोमिनेटर होगा। ठीक है, डिनोमिनेटर होगा, और न्यूमरेटर है वो कैसा होगा, स्मॉल होगा, स्मॉल डिनोमिनेटर होगा, सॉरी स्मॉल न्यूमरेटर होगा। अगर ऐसी कोई फ्रैक्शन आई आपके सामने तो ये होगा प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि एग्जांपल में लूँ आप लोगों को, तो 1/2 अपने आप में एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहाँ पे न्यूमरेटर स्मॉल है जबकि डिनोमिनेटर लार्ज है कंपेयर टू द न्यूमरेटर। इफ आई राइट डाउन द 3/7 देन इट्स ऑल्सो प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर मैं इसका उल्टा लिखूं यानी कि 2/1 या तो 7/3, तो ये कैसे फ्रैक्शन हो गए, इस फ्रैक्शन को हम कहते थे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक बच्चों, ये सारी डिस्कस हमने की थी, प्रॉपर इम्प्रॉपर, लाइक फ्रैक्शन जिसके अंदर डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं, सबके डिनोमिनेटर में अगर मैं 7 7 7 लिखूं तो वो लाइक फ्रैक्शन हो गया। डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट होते हैं तो वो अनलाइक फ्रैक्शन हो गया। यूनिट फ्रैक्शन यानी जिसके डिनोमिनेटर में 1 आता है वो उसको यूनिट फ्रैक्शन कहते थे। तो ये सारी बातें हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स के अंदर डिस्कस की। टुडे वी वुड लाइक टू स्टडी अबाउट हाउ टू मल्टीप्लाई द डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रैक्शन। ओके, इट्स वेरी इजी। अब तक आपने मल्टीप्लिकेशन के अंदर थोड़ी देर के लिए, मान लो मैं फ्रैक्शन की बात नहीं करूं, मैं ऐसा लिखूं कि 3 × 4, व्हाट दैट मीन, 3 × 4 एंड यू रिप्लाई विद द 12, 3 4 12 सर। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना, ये तो बड़ा सिंपल है, 3 4 12 होता है। हाँ 3 4 12 होता है, आप सही हो। क्या इसको मैं दूसरे एक डिफरेंट तरीके से लिख सकता हूँ, 3 1 टाइम, 3 2 टाइम। How many times we can add the 3 for getting 12? It's simply, if we try to add the 4 times 3, it gives 12. इसका मतलब ये हुआ कि 3 × 4 जो है वो और कुछ नहीं है, पर 3 टाइम्स क्या है, 3 टाइम्स क्या है, 3 टाइम्स 4 है। समझ में आ रही है बात, 3 टाइम्स 4, 3 टाइम्स 4 को मैं लिखता था 3 × 4, और इसीलिए वो आया 12। तो इसके पीछे का जो बेसिकली रीजन है वो एडिशन का है, कि समथिंग मल्टीप्लाई बाय समथिंग कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि मुझे 3 × 4 करूँ तो 3 को मुझे 4 टाइम्स ऐड करना है। वाइजा वर्ज भी पॉसिबल है बच्चों, इसका उल्टा प्रतीत भी सत्य है। प्रतीत कैसे सत्य है, 3 4 12 हुआ, तो कोई बच्चा ऐसे भी कर सकते हैं, सर 4 को अगर मैं 3 टाइम ऐड करूँ, 4 को अगर मैं हाउ मेनी टाइम्स ऐड करूँ, 3 टाइम, और इट गिव्स 12। देखो 4 का 4 कितना हुआ, 8 9 10 11 12।
इसका मतलब 4 को अगर 3 टाइम ऐड करूँ तो 12 बनेगा, 3 को अगर 4 टाइम ऐड करूँ तो 12 बनेगा। बट वेट, ये सारे नंबर तो इंटीजर्स में से आए, ये सारे तो इंटीजर्स है, फ्रैक्शन नहीं है। हम तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन देख रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमें सेम लॉजिक अप्लाई करना है। पहले हम पिक्चोरिकली लॉजिक देखेंगे, फिर हम उसके रूल्स देखेंगे, ठीक है। लेट अस स्टार्ट। सपोज 3 मल्टीप्लाई बाय 1/4, देन व्हाट इट डज मीन। 3 मल्टीप्लाई बाय 1/4 यानी 1/4 को मैं 3 टाइम्स ऐड करना चाहता हूँ। 1/4 एक बार, 1/4 दूसरी बार, एंड 1/4 थर्ड टाइम्स को मैं ऐड करूंगा तो मुझे रिजल्ट में कुछ मिलेगा। ये उसका बेसिकली मीनिंग हुआ। समझ में आ रही है ना बात। यानी जिस दिन आपको फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना होता है तो आपको ये सोचना होता है कि फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करने का मतलब है हाउ मेनी टाइम्स वी कैन ऐड। 1/4 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 के साथ, इसका सीधा सिंपल मतलब ये होता है कि 1/4 को मैं कितनी बार ऐड करूँ, तो 3 टाइम। 3 टाइम ऐड करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, ये होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 4 का आंसर, ठीक है। और आगे अगर इसको सिंप्लीफाई से मैं देखूं तो 1/4 का अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो क्या होगा, ऐसा होगा। टोटल थिंग कितनी होगी 4, उसमें शेड कितने में लगा होगा 1 में, प्लस का सिंबल, अगेन 1/4 तो सेम, टोटल थिंग होगी 4, उनमें एक में लगा होगा शेड। देखिए बच्चों सोचते होंगे, बच्चे आप सोचते होंगे कि यहाँ पे आपने शेड किया, इस बार यहाँ पे शेड किया, ऐसे क्यों। डज नॉट मैटर, आप यहाँ पे भी शेड कर सकते हो, पर इससे आपको समझ में ज्यादा आएगा। देखिए मैं जो कर रहा हूँ ना यहाँ पे, अगेन 1/4 मेरे लिए है तो मैं इसका फ्रैक्शन ड्रॉ करूँ तो ऐसा बनेगा। इस बार मैं यहाँ पे शेड मार देता हूँ तो देखिए ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, इसको मैं ऐड करूंगा, ठीक है। तो अब आप सोचिए, इस डायग्राम को मैं इसके ऊपर बिठा दूं, इस डायग्राम को ऐसे उठाकर मैं इसके ऊपर बिठा दूं तो ये ऐसा हो जाएगा। ये एक शेडेड पार्ट था, यहाँ पे देखिए ये एक शेडेड पार्ट था। अब इसको पिकअप करके मैं इसके ऊपर बिठा देता हूँ, इसके ऊपर, तो ये वाला ऑटोमेटिक शेड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। ये दोनों को मैंने ऐड कर दिया। देखिए अब ये तीसरा वाला बाकी है, ये थर्ड वाले पीस को मैं उठाकर इसके ऊपर बिठा देता हूँ तो ये वाला पार्ट ऑटोमेटिक शेड बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। हाँ, तो अब ये मेरे सामने जो डायग्राम क्रिएट हुआ, इसको दुनिया क्या कहेगी, कैसे फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करेगी। टोटल थिंग कितनी थी बच्चों 4 थी, शेड कितने पार्ट में हुआ 3 पार्ट में, तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट 3/4। बात पकड़ में आई आप लोगों को। ये है मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन, यानी 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 यानी 3 टाइम्स 1/4। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 टाइम्स 1/4 को ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये 3/4 कहा जाता है। 3/4 का मतलब होता है 4 थिंग्स में से 3 को शेड किया, ठीक है। तो ये तो हमने पिक्चोरिकली रिप्रेजेंटेशन देखा मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन का बच्चों। पर हर बार क्या ऐसा डायग्राम बनाना है, क्योंकि आप जब बड़े हो जाएंगे, 8 में जाएंगे, 9th में जाएंगे, 10th में जाएंगे, तो फ्रैक्शंस को आप हर बार ड्राइंग नहीं करोगे ना, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। हम हर बार ड्राइंग से तो समझा नहीं सकते। ये तो आपके दिमाग में एक पिक्चर क्लियर रहे कि फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली क्या होता है। हर बार तो आप ऐसा नहीं करोगे। तो करना क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाई 1/4, जिस दिन इस टाइप का फ्रैक्शन आया, ये 3 को डायरेक्टली न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और कुछ करना नहीं है। तो ये देखो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 4, इट गिव्स 3/4। चलो एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 5/7। तो देखो 2 मल्टीप्लाई बाई 5/7 यानी 2 है वो बीच में है, न्यूमरेटर में भी नहीं है, डिनोमिनेटर में भी नहीं है, 2 बीच में है। 2 मल्टीप्लाई बाई 5/7, इस प्रकार के सम को मैं कैसे हैंडल करूंगा। तो 2 की मल्टीप्लिकेशन मुझे 5 के साथ कर देनी है, न्यूमरेटर के साथ। डिनोमिनेटर को तो ऐसे अकेला ही रखना है। कई बच्चे क्या करते हैं, है ना, कई बच्चे ऐसे करते हैं, 2 5/7 होता है ना, तो वो ऐसा करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 मल्टीप्लाई बाई 7। अरे ये तो 2 कट हो जाएगा तो वापस 5/7 मिलेगा, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसे हमें हमारी बुद्धि का प्रदर्शन बिल्कुल करना नहीं है। सिर्फ न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर मिल जाएगा। सो इट गिव्स 5 टू द हाउ मच 10/7। अब देखिए ये अपने आप में कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिला, ये प्रॉपर फ्रैक्शन मिला, ठीक है। ये सारी बातें भी नोट करती जानी साथ में।
ओके, तो ये हमें बेसिकली मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन हमने देखा। कुछ करना नहीं होता। अगर ए का मल्टीप्लिकेशन में पी बाई क्यू के साथ करूँ, ए का मल्टीप्लिकेशन में पी बाई क्यू के साथ करूँ, पी बाई क्यू मेरा फ्रैक्शन होगा, ये कोई नंबर होगा, तो ए मल्टीप्लाई बाई पी क्यू करूँ तो ये सिंपली मैं इसको ए मल्टीप्लाई बाई पी डिवाइडेड बाई क्यू ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, ये जो बात है इस बात को आप नोटबुक में नोट कर लीजिए, ये अच्छे से कहीं कॉर्नर पे। ठीक है, हम इस प्रकार से क्वेश्चन को ऐसे हैंडल करेंगे, हर बार फिर ड्राइंग बनाने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फिर आपने बच्चों कई बार अपनी डे टू डे लाइफ में सुना होगा, कई बार आपने ये देखा होगा या सुना होगा। कैसे? जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लिखूं, हाफ ऑफ द ग्लास, ठीक है, हाफ ऑफ द ग्लास इज फिल्ड विथ वाटर। व्हाट डज इट मीन? हाफ ऑफ द ग्लास इज फिल्ड विथ वाटर, यानी एक ग्लास था, इस टाइप का एक ग्लास था, ठीक है, और ये जो ग्लास है ना वो आधा आधा जो है ना बच्चों, आधा पानी से भरा हुआ था, ऐसे। ठीक है, ऐसे आधा ग्लास पानी से भरा हुआ था। हाफ ऑफ द ग्लास इज फिल्ड विथ वाटर, यानी एक ग्लास था वो आधा पानी से भरा हुआ था। ऐसी बात आपने कई बार सुनी होगी। ठीक है, अपने घर में भी आपने आधा ग्लास पानी का भरा होगा। सो बेसिकली दिस इज नथिंग बट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, ये भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन ही है। हाफ ऑफ द ग्लास को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ये देखने से पहले आप यहाँ पे नोट कीजिए, यहाँ पे हाफ ऑफ द ग्लास ये वर्ड नोट किया गया है, यहाँ पे ये वर्ड्स को नोट करने जैसा है, हाफ ऑफ द ग्लास। ठीक है, अगेन मैं एक एग्जांपल लिखूं, जैसे कि ये हमारे बेसिकली डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं ऐसे एग्जांपल। जैसे कि अगर मैं लिखूं कि 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ग्लास को हटा देते हैं, ऑफ इंडिया लाइव बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, यानी पॉवर्टी लाइन के नीचे 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया की है, वो पॉवर्टी लाइन के नीचे जी रही है। तो देखिए यहाँ पे 1/3 ऑफ लिखा है, 1/3 ऑफ, देखिए 1/3 ऑफ, ठीक है, 1/3 ऑफ द, ये जो लाइन है ना ये मुझे फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है। मेरे दिमाग में फ्रैक्शंस का अगर मुझे ये इस बात को मुझे फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट करनी है तो मैं कर सकता हूँ, यानी मेरी डे टू डे लाइफ में भी मैं ऐसे वर्ड यूज करता हूँ। कई बार आप लोग ने भी कई बार ये सुना होगा, कई बार आपने सुना होगा कि ये जो है ना ये हमारी डे टू डे लाइफ में यूज होता है। इसका मतलब फ्रैक्शन का हमारी लाइफ में भी इम्पोर्टेंस है। अब इस प्रकार के जब क्वेश्चन आएंगे तो इसको भी हम सोल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे कि एक एग्जांपल वो आपको समझ में आएगा। जब मैं लिखूं कि भाई पी बाई क्यू ऑफ समथिंग, ठीक है, पी बाई क्यू ऑफ समथिंग, समथिंग मतलब कोई बड़ी सी स्टेटमेंट होगी, पी बाई क्यू ऑफ समथिंग, तो पी बाई क्यू ऑफ समथिंग का मतलब होता है पी बाई क्यू मल्टीप्लाई बाई ये जो बात की जा रही है इसके साथ उसका मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने लिखा था 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव्स बिलो द पॉवर्टी लाइन, मैंने अभी आपके सामने लिखा था। तो 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लाइव बिलो पॉवर्टी लाइन, इसका मतलब 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन। अब मान लो इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है, अगर मैं आप सपोज करके चलो एग्जांपल अगर मैं क्योंकि 3 करोड़, ठीक है, 3 करोड़ जो है वो पॉपुलेशन है इंडिया की, हम सपोज करके चलते हैं। ठीक है, चलो बड़ी हो गई ये तो, मान लो 100 पॉपुलेशन है, 100 पीपल जी रहे हैं भारत के अंदर, हमारे देश में सिर्फ 100 पीपल अभी जी रहे हैं, टोटल पॉपुलेशन इंडिया की 100 है। तो मैं अगर इसका 1/3 निकालना चाहूँ तो मैं 1/3 करूंगा, फिर मल्टीप्लाई करूंगा, ये ऑफ को हटाकर मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, देन 1/3 मल्टीप्लाई बाई 100। व्हाट इज 100? सपोज दैट द 100 पीपल लिव्स इन इंडिया, 100 पीपल इज नथिंग बट इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, भारत की जो पॉपुलेशन है वो 100 है। अभी ऐसे हम एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, सही में 100 में नहीं है, ठीक है, सही में तो बहुत सारी वैल्यू है। तो 1/3 ऑफ 100 का मतलब होता है, देखिए 100 1 100 डिवाइडेड बाई 3, so it gives 100/3।
100/3 का मतलब होता है 33 3 जा 99 एंड 1, इतनी पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के अंदर होगी। ठीक है, इतनी पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के अंदर जी रही होगी। तो बेसिकली हमें फ्रैक्शन से एक आइडिया जनरेट होता है कि एक्चुअली कितनी क्वांटिटी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, जब फ्रैक्शन के अंदर कोई बात आती है तो कितनी क्वांटिटी में होती है। जिसके एग्जांपल में लो अगेन, 1/3 ऑफ ईयर, 1/3 ऑफ अ ईयर इक्वल टू हाउ मच मंथ। ठीक है बच्चों, हाउ मच मंथ, 1/3 ऑफ ईयर इक्वल टू हाउ मच मंथ, कितने मंथ होते हैं। या तो आप फिल इन द ब्लैंक समझ लो इसको, 1/3 ऑफ ईयर यानी कितने मंथ होते हैं। तो सिंपल सी बात है, 1/3 ऑफ ईयर, एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। तो मैं ऐसे लिखूंगा, वी नो दैट, तो ईयर 1 ईयर इक्वल टू हाउ मच, 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ। एक साल के अंदर 12 मंथ होते हैं। जब एक वर्ष में 12 मंथ होते हैं तो मुझे 1/3 ऑफ ईयर फाइंड करना है। तो 1/3 ऑफ ईयर यानी 1/3 ऑफ ईयर में यहाँ पे लिखूंगा 1/3 ऑफ ईयर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मंथ। ठीक है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मंथ। ये तो आपने 6th क्लास में देखा है ना, ये कैसे करते हैं। देखिए, विच ट्रू वैल्यू मेक पेयर इनटू क्रॉस साइड वी विल पुट इनटू न्यूमरेटर एंड विच वैल्यू डज नॉट मेक पेयर विथ एनीवन देन वी पुट इनटू डिनोमिनेटर। हमें पता है क्रॉस में देखने के बाद जो दो वैल्यू ने पेयर बनाई, देखिए 1 3 एक वैल्यू है, 12 भी एक वैल्यू है, ये दोनों ने पेयर बनाई। इट मीन्स हम इसको कहाँ पे रखेंगे, हम इसको रखेंगे, मैं नीचे लिखूँ 1/3 मल्टीप्लाई बाई 12 को यहाँ पे रखेंगे। डिनोमिनेटर में वो हो जाएगा जिसने पेयर नहीं बनाई, 1 की पेयर किसी के साथ नहीं बनी क्रॉस में। देखिए क्वेश्चन मार्क इज नॉट अ नंबर। ठीक है, कोई नंबर के साथ पेयर बनेगी तो वो न्यूमरेटर में आएगा, जहाँ पे किसी के साथ पेयर नहीं बनी। तो मैं नीचे 1 लिखूंगा। अब नीचे 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या हुआ, देखिए 1/3 मल्टीप्लाई बाई 12। तो एक ईयर में जब 12 मंथ आते हैं तो 1/3 मल्टीप्लाई बाई 12 कर दिया, तो 3 4 जा 12 होगा। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 3 मल्टीप्लाई बाई 12 इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 3, 3 4 जा 12, इट गिव्स 4 मंथ। हाउ मच, 4 मंथ, यानी यहाँ पे आंसर आएगा 4। ओके, अगेन एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। जैसे कि 3/5 ऑफ 4 आवर, 4 आवर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मिनट। 3/5 ऑफ 4 आवर्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मिनट। मुझे 3/4 ऑफ 4 आवर्स फाइंड करना है। तो 4 आवर्स यानी 4 आवर के 3/5 कितनी मिनट होती है। 4 आवर का 3/5 पार्ट अगर मैं निकालूं तो वो मुझे कितने मिनट निकलेगा। सिंपल है, 4 आवर में कितनी मिनट होती है, आप सोचिए। 1 मिनट के अंदर कितनी मिनट, एक आवर में कितनी मिनट होती है, 60। तो 4 आवर में कितनी होगी, 6 4 जा 24, यानी 240 मिनट होगी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 3/5 ऑफ 4 आवर लिखो या 240 मिनट लिखो, बात तो एक ही हुई, बात तो एक ही हुई बच्चों। क्यों, क्योंकि 1 आवर जो होता है, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, वी नो दैट। देन 4 आवर इक्वल टू हाउ मच मिनट, क्वेश्चन मार्क मिनट। फिर से आप क्रॉस में देख लीजिए, 6 4 जा कितना होगा 240, 0 इसके पीछे अप्लाई होगा। 1 डज नॉट मेक पेयर विथ एनीवन, देन वी कैन पुट इनटू डिनोमिनेटर। तो 240 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 240। समझ में आई बात। अब मुझे इसका आंसर निकला है तो मैं क्या करूंगा, सिंपली 3/5 मल्टीप्लाई बाई 240 मिनट। ठीक है, तो ये बेसिकली कैसे लिखा जा सकता है, 3 मल्टीप्लाई बाई 240 डिवाइडेड बाई 5। वी नो दैट, इसके पीछे देखो 0 है, और हमने 6th क्लास में डिविजिबिलिटीज पढ़ी है कि अगर कोई नंबर है जिसके पीछे 0 या तो 5 हो, 0 या तो 5, दोनों में से कोई भी यूनिट प्लेस पे अगर बैठा है तो वी कैन इजीली डिवाइड बाई
5, उस नंबर को मैं 5 से इजीली डिवाइड कर सकता हूँ। यहाँ पे जबकि 240 है और यूनिट प्लेस पे 0 है, इसकी वजह से मैं 5 को इसके साथ डिवाइड कर सकता हूँ। आप समथिंग इसको डिवाइड करके यहाँ पे जो भी वैल्यू आई उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा ये होगा 48 3 जा 48 5 जा 240 एंड 48 का अगर मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 144 मिनट। So this is what? This is nothing but my answer. It means that अगर 4 hours यानी 4 घंटे का अगर मैं थ्री फिफ्थ पार्ट निकालूं, 4 घंटे का अगर मैं 3/5 पार्ट निकालूं तो वो 144 मिनट्स होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। तो ये बेसिकली फ्रैक्शन के साथ हम ऐसे काम करते हैं, ऐसे उसके साथ टर्म्स डील करते हैं, ठीक है। कुछ नहीं, आप यहाँ पे करना है, ऑफ को हटाकर मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे जो क्वांटिटीज है वो क्वांटिटीज सामने वाली क्वांटिटीज के फॉर्म में होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे आवर में था, यहाँ पे मिनट था, समझ में आ रही है बात। अब मान लो अगर मैं सेम क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूं, सेम क्वेश्चन को बस यूनिट चेंज करके 4 किलोग्राम लिखूं मैं, इक्वल टू हाउ मच ग्राम, ठीक है, हाउ मच ग्राम। इट मीन्स दैट दिस क्वांटिटी गिवन इनटू किलोग्राम बट वी हैव टू फाइंड द ग्राम। इट मीन्स दैट 4 किलोग्राम किस में होने चाहिए, ग्राम्स में होने चाहिए। तो मैं फिर इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 3/5 ऑफ 4 किलोग्राम इज नथिंग बट इट इज 4000 ग्राम। तो ऑफ को हटाकर अब मैं मल्टीप्लाई लगा सकता हूँ और फिर इसको सिंप्लीफाई देने के बाद जो भी आंसर मिलेगा वो मेरा आंसर होगा इतने ग्राम का, ठीक है बच्चों। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें यहाँ पे हैंडल करने हैं, बड़े सिंपल टाइप के क्वेश्चन है। नाउ ओपन द टेक्स्ट बुक एंड ओपन द पेज नंबर 23। आपको 23 पेज नंबर निकालना है। 23 पेज नंबर पे लेटेस्ट प्रैक्टिस 2.1 का है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। लेटेस्ट प्रैक्टिस 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर शोज। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3। सेकेंड क्वेश्चन है 4 मल्टीप्लाई बाय कितना, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/5। थर्ड वाला क्वेश्चन है 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2। फोर्थ वाला क्वेश्चन इज दैट 2 मल्टीप्लाई बाय 3/7। और क्वेश्चन की हेडलाइन कह रही है विच ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर शोज, यानी नीचे आपको बहुत सारे पिक्चर्स दी है। देखिए नीचे बहुत सारे पिक्चर्स दिए आपको, ठीक है, यहाँ पे नहीं दिए, आपकी टेक्स्ट बुक में दी है। अगर आपने टेक्स्ट बुक ओपन किया होगा आपको पता चलेगा। ए बी सी एंड डी, पहला क्वेश्चन ए के साथ रिलेटेड है, बी के साथ रिलेटेड है, सी के साथ रिलेटेड है या डी के साथ रिलेटेड है। इसका मतलब पहले क्वेश्चन की जो पिक्चर है वो किसके, इस क्वेश्चन की पिक्चर किसके साथ मैच करेगी। तो पहले हमें 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 को समझना पड़ेगा। यहाँ पे 1/3 का मतलब होता है 1/3 1 टाइम्स प्लस 1/3 2 टाइम्स इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 होगा। समझ में आ रही है ना बात। तो बेसिकली 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 इज नथिंग बट इट इज लाइक मीनिंग ऑफ 1/3 हाउ मेनी टाइम्स ऐड, 2 टाइम्स ऐड। अब आप ही सोचो इसकी डायग्राम कैसे होगी। टोटल थिंग होगी 3, शेड पार्ट होगा 1, टोटल थिंग्स होगी 3, शेड पार्ट होगा 1 और बीच में होगा प्लस। तो देखिए ए बी सी डी को देखिए, इनमें से कौन सा आप चूज कर सकते हो ऑप्शन। आई थिंक सी ऑप्शन इज वेरी करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन सी में किसी डायग्राम में देखो, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ऑप्शन सी के अंदर, ऑप्शन सी में ऐसा कहा है, एक ऐसा है, फिर प्लस है, अगेन इस टाइप का है और यहाँ पे वर्टिकल में स्ट्रिप्स दी है आपको, यानी पूरे बॉक्स के 3 पार्ट बना दिए। एक वाला पार्ट जो ये शेडेड है, आप देखिए अपनी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 23 पे, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे टोटल 3 थिंग्स 1 पार्ट शेडेड, टोटल 3 थिंग्स 1 पार्ट शेडेड और उसको प्लस करना है। तो ये क्वेश्चन का आंसर है सी, यानी ये क्वेश्चन की डायग्राम सी के साथ मैच करती है। तो सी इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। ऐसे आप लोगों को ये थर्ड एंड फोर्थ तीनों क्वेश्चन आपको मैच करवाने हैं डायग्राम के साथ। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीट। आप लोग समझ गए होंगे इसमें क्या करना है, बस डायग्राम के साथ मैच कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर 4 पिक्चर्स गिवन बिलो, टेल विच ऑफ देम सोल्व। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी होमवर्क में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा है, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस द लोवेस्ट फॉर्म, मल्टीप्लाई एंड
reduce to its lowest form, to the lowest form. lowest form का मतलब होता है साधारण स्वरूप. ठीक है, एकदम साधारण स्वरूप में आपको इसको डिफाइन करना है. जैसे कि मैं लिखूँ 6 मल्टीप्लाई बाई 2/5, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 2/5 को अगर मुझे सिंप्लीफाई करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ. अब देखिए यहाँ पे साधारण स्वरूप कैसे बनेगा. सिंपल है. 5 के टेबल में 6 आएगा क्या? नहीं. 5 के टेबल में 2 आएगा? नहीं. 6 के टेबल में 5 नहीं आता, 2 के टेबल में 5 नहीं आता. यानी ये कोई भी एक दूसरे को मारेंगे नहीं, काटेंगे नहीं, कट नहीं करेंगे. तो हम क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 5. इट गिव्स 6 to the how much? 6 to the 12. 12 divided by 5. Now look here, 12 divided by 5. That's very interesting part of our question. 12 divided by 5 अपने आप में एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. तो मैं इसको अगर मुझे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे करूंगा, ऐसे 12 डिवाइडेड बाई 5 या तो ऐसे लिखूँ या तो ऐसे लिखूँ, बात एक ही है. 5 to the 10, 2 as a remainder after do the subtraction. Now how to write down this type of form into the mixed fraction. मैं क्या करूंगा, पहले 5 है तो 5 को नीचे रख देना है, फिर जो सबसे नीचे आया उसको सबसे ऊपर, और जो सबसे ऊपर आया उसको लिखो बीच में. तो दिस इज अ वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं बच्चों आप लोगों को. जैसे कि देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8. 8th क्वेश्चन को देखिए. 8th क्वेश्चन टेल अस 30 मल्टीप्लाई बाई 4/5. तो कैन वी राइट डाउन 30 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 5. क्या 5 के टेबल में 4? बिल्कुल नहीं. 5 के टेबल में 30? यस, 5 के टेबल में 30 आता है. कैसे? 5 6 जा. ठीक है, तो ये ऊपर हुआ 6 4 और नीचे तो कोई है ही नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है. तो 6 4 जा 24. दिस इज माई फाइनल लोएस्ट फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप क्वेश्चन नंबर 3 यू बेटर अंडरस्टैंड नाउ. मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन. 4 5 6 7 में आप लोग 4th क्वेश्चन भी होमवर्क में डायरेक्ट हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर 5th क्वेश्चन से होगा. ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4th 1 में भी आपको सेम टू सेम ऐसे ही काम करना है, ऐसे ही वर्क करना है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह. ठीक है, तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को होमवर्क में. ओके.